नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के अंदर हमने राजस्थान का परिचय देख लिया और अब हम राजस्थान का भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे। कल स्टार्ट किए थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश सबसे पहले राजस्थान को देखते हैं भौतिक प्रदेशों में बांटा क्यों। तो पढ़ने की दृष्टि से आसान हो इसलिए भौतिक प्रदेश में बांट दिया। यानी कि अगर राजस्थान का अध्ययन करें तो पूरे राजस्थान का अध्ययन करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया और उसी को नाम दे दिया भौतिक प्रदेश। किसी एक जैसी अवस्था हो या एक जैसे स्थान हो उनको एक भौतिक प्रदेश दे दिया। जैसे मरुस्थल को जहाँ पे मिट्टी थी, रेतीले भाग थे, टीले थे, उसको भूस्थलीय भाग बोल दिया। पहाड़ियों को अरावली आ गई, मैदान थे वहां पूर्वी मैदान, और पठारी भाग को हड़ौती का पठार। राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करें तो बांटा गया था 1966 से 68 के अंदर। 1966 से 68 के अंदर के.एन. मिश्रा ने राजस्थान को सबसे पहले भौतिक भागों में बांटने का प्रयास वी.एन. मिश्रा ने किया। वी.एन. मिश्रा ने। दूसरी बात 1968 के अंदर, पहली बात 1968 से 66 के अंदर इनकी पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल। इन्होंने पहली बार बांटने का प्रयास किया। 7 भागों में बांटा था इन्होंने राजस्थान को, 7 भौतिक भागों में, 7 भौतिक भागों में बांटने का प्रयास किया। दूसरी बात 1968 के अंदर बांटा एस.के. सेन ने। एस.के. सेन 1968 के अंदर इन्होंने 3 भागों में बांटा। और तीसरी बात 1971 के अंदर राजस्थान को भौतिक भागों में बांटा प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने। प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 1971 में इन्होंने 2 भागों में बांटा, राजस्थान और राजस्थान का पठार, 2 भागों में बांटा। ये तो शुरुआती बात होगी, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। अब मुख्य रूप और साहित्यिक शब्दावली में अगर देखें तो राजस्थान को 3 भागों में बांटा गया है, माल, मेरू और मरु। मरु मरुस्थल, माल पठार, मेरू पहाड़ी भाग, इनको 3 भागों में बांटा गया है साहित्यिक भाषा में। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछे तो राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4 भौतिक भागों में। ऊंचावच के आधार पर या मुख्य रूप से 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तर पश्चिम का मरुस्थल, उत्तर पश्चिम का मरुस्थल। नंबर 2 अरावली प्रदेश। नंबर 3 पूर्व का मैदान, पूर्वी मैदानी भाग। और नंबर 4 दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिणी पठारी भाग। इन 4 भागों में बांटा गया। कल इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत भी देख लिया था, इनकी उत्पत्ति भी देख ली था। इन एक को पढ़ेंगे तो पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थल से, और हम उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के बारे में जानेंगे। थार का मरुस्थल बोला जाता है इसको, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल 2 देशों में, भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है। इसका कुल दोनों देशों के अंदर क्षेत्रफल पूछे तो 2,62,000 वर्ग किलोमीटर, 2,62,000 वर्ग किलोमीटर है।
भारत के अंदर 5 राज्यों में फैला हुआ है। भारत के अंदर इसका क्षेत्रफल 2,33,000 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान के अंदर इसका क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। थार के मरुस्थल को भारत के अंदर रेगिस्तान और पाकिस्तान के अंदर रेगिस्तान कहा जाता है। बात करते हैं अपने राजस्थान की। भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के अंदर। राजस्थान के अंदर बात करते हैं थार के मरुस्थल की, तो क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। एक 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है राजस्थान के अंदर। अब बात करते हैं इसका, राजस्थान के क्षेत्रफल से इसकी तुलना करें तो ये हो जाएगा 61.11%। 61.11% राजस्थान के अंदर, राजस्थान के क्षेत्रफल का, ये राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% मरुस्थलीय भाग। अगर पूरे टोटल मरुस्थल का देखें, यानी भारत के मरुस्थल का देखें, तो हो जाएगा 58.68% भाग, 58% भाग है। ये पूरे मरुस्थल का भाग राजस्थान के अंदर है और ये राजस्थान के क्षेत्रफल का है। इतनी बात कल बता दी थी। अब आगे देखते हैं इसकी उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति पर्मोकार्बोनिफेरस युग में हुई है। पर्मोकार्बोनिफेरस युग में हुई है और ये उत्पत्ति हुई है इसकी टेथिस सागर की। टेथिस सागर की, यानी कि थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। इसकी उत्पत्ति पर्मोकार्बोनिफेरस युग में हुई है, टेथिस सागर का अवशेष है। अपने पास में लगता है सारा का मरुस्थल, तो इसका टेथिस सागर का होने के कारण क्या है? टेथिस सागर, इसके प्रमाण देखें, ये किस तरह से टेथिस सागर का अवशेष है। तो कल भी इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली थी, थोड़ा आज इसको देखते हैं। उत्पत्ति का कारण किस तरह से टेथिस सागर का अवशेष है, कैसे मान ली टेथिस सागर का ये अवशेष है, तो इसके प्रमाण देखें। तो पहला प्रमाण ये है कि मरुस्थल की सभी झीलें खारी है। मरुस्थल की झीलें खारी है, यानी कि समुद्र से उत्पत्ति हुई है इसकी, तो समुद्र का पानी खारा होता है, तो सभी झीलें खारी है। रेगिस्तान भी खारा है, माटी खारी है। दूसरी बात देखें तो यहां पर पेट्रोलियम के भंडार है। पेट्रोलियम के भंडार है। दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पर पेट्रोलियम के अगाध भंडार है, बहुत बड़े बड़े भंडार है पेट्रोलियम के, जो कि एक समुद्र से ही उत्पत्ति हो सकती है। कि मरुस्थल खारा है या मरुस्थल की सभी झीलें खारी है, और दूसरा पेट्रोलियम के अगाध भंडार है। अगर हम इसके आगे बात करें तो जैसलमेर के कुलधरा गांव में, जैसलमेर के कुलधरा गांव में प्लीस्टोसिस युग से पहले के मछली के अवशेष मिले हैं। मछली के दांत या हड्डी वगैरह मिली है। उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इसकी खोज की थी। तो प्लीस्टोसिस युग के से पहले के मत्स्य अवशेष मिले। मत्स्य अवशेष तो उनसे ही पता लगता है कि पहले यहाँ पे समुद्र था, उसी वजह से मछली के अवशेष मिले। तो ये टेथिस सागर का अवशेष है। और देखें तो यहाँ पर जैसलमेर के अक्कल गांव में 8 करोड़ वर्ष पुरानी
लकड़ी के अवशेष मिले, लकड़ी के अवशेष मिले 8 करोड़ वर्ष पुरानी लकड़ी तो कोई मिली भी अवशेष मिले है, कोई दिमाग दामक खाड़ी कोई माटी कहीं दांत कहीं पाएंगे भैया लकड़ी इतनी पुरानी 8 करोड़ वर्ष पुरानी लकड़ी है यार। मिली है जैसलमेर के अक्कल गांव में 8 करोड़ वर्ष पुरानी लकड़ी का अवशेष। तो यो भी सारा में अलग करे क्योंकि सारा के अंदर कोई अवशेष कोई मिले ऐसा, ये सब 4 हो गए। एक और मिले है तो वो है माइकोसिस्ट, माइकोसिस्ट नामक चट्टान पाइजे, यानी माइकोसिस्ट चट्टान पाइजे थारे के भूस्थल के अंदर, जो कि सहारा के अंदर कौन पाइजे, सहारा के अंदर कौन पाइजे, यानी कि सहारा को अवशेष को नहीं क्या है टेथिस सागर को अवशेष है। अब आता हूं आप केस कहा थारे को भूस्थल है टेथिस सागर को अवशेष है, सहारा को भूस्थल को अवशेष कोनी। दुनिया का सबसे बड़ा भूस्थल है सहारा को भूस्थल 84 लाख वर्ग किलोमीटर में अंदर फैले हुए। एशिया का सबसे बड़ा गोबी को भूस्थल 12,94,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैले हुए। अपन तो पढ़ रहे थार को भूस्थल। अपन देख लेंगे उत्पत्ति और इनका प्रमाण देख लिया, उत्पत्ति देख ली टेथिस सागर से हुई है, प्रमुख कार्बोनिफेरस युग में हुई है। प्रमाण टेथिस सागर हुई है, एक तो पेट्रोलियम जिला खाली है, माइकोसिस्ट चट्टान, अक्कल गांव के अंदर लकड़ी के अवशेष मिले हैं 8,000 वर्ष पुरानी लकड़ी है, और एक कुंदरा गांव के अंदर मत्स्य के अवशेष मिले हैं। तो उनसे कह सकते हैं कि टेथिस सागर का ही अवशेष है, यानी कि सारा भूस्थल का अवशेष। अब आगे देखें तो पश्चिमी भूस्थल यो यानी ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका महाद्वीप को पूर्वी भाग है, यह है ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग है, यानी कि थार को मरुस्थल अफ्रीका वो एक मरुस्थल है, ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका महाद्वीप वो पूर्वी भाग है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक सारा मरुस्थल है, एक है द ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी महाद्वीप का पूर्वी भाग है थार का मरुस्थल। और अगर बात करें तो ये 2 देशों में फैले है, पाकिस्तान भारत के अंदर रेगिस्तान, पाकिस्तान के अंदर चोलिस्तान, ये सब बात आप पढ़ चुके हाँ। क्षेत्रफल देख लिया, राजस्थान के अंदर 61.11%, और अगर भारतीय कुल भूस्थल को देखा तो ये है 58%। अब देखा तो राजस्थान में विस्तार कितना हो तो ये राजस्थान के 12 जिला में फैले हुए, 12 जिलों में विस्तार है, यानी कि थार को भूस्थल राजस्थान के 12 जिला के अंदर फैले हुए हैं, विस्तार 12 जिला के अंदर है। तो 12 जिला कौन सा है? नंबर 1 गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, फिर जोधपुर, नागौर, ये 7, पाली, 9 पे आगे बाड़मेर, 10 पे आगे जालौर, सिक्कर, 12 आगे झुंझुनू। यानी कि थार को भूस्थल 12 जिला में अंदर फैले हुए है। गंगानगर,
गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जालौर, सीकर, झुंझुनू। अब 12 जिला का जो शरीर है वो सोचती है याद हो गया कि एक साइड का बड़ा बड़ा जिला है। कोई हम तो दिक्कत की बात को नहीं, ये तो याद रखना 12 जिला के अंदर फिर जिला तो याद हो जाएगा, तो भाई पढ़ते हैं मैप देखते हैं याद हो जाएगा। आगे आप बात करा तो उत्पत्ति देख लिए। अब ये मरुस्थल की कुछ विशेषता देखा, थारवी मरुस्थल की विशेषता देखा तो थारवी मरुस्थल सबसे युवा मरुस्थल है, सबसे युवा मरुस्थल है। युवा मरुस्थल है, जुआन मरुस्थल, बड़े बूढ़ो को तो ये थार का मरुस्थल सबसे युवा मरुस्थल है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, युवा है तो जनसंख्या भी सबसे ज्यादा निवास करेगी, यानी जनघनत्व है अधिक है। विश्व का सारा मरुस्थलों में थारवे मरुस्थल के अंदर जनघनत्व है अधिक है। अगर विश्व के सभी मरुस्थलों से इसकी तुलना की जाए तो यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, और एकमात्र मरुस्थल है जहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। बाकी टकला का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल या सारा वहां पे जनसंख्या निवास नहीं करती। तो थारे का मरुस्थल सबसे युवा मरुस्थल, सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला मरुस्थल। अपनी हिम्मत देखो, आप 8वीं जनसंख्या बता रखिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे रुक्स प्रदेश का, ईश्वरी प्रसाद है या चीज देख के बोलिए तो रुक्स प्रदेश, रुक्स प्रदेश। अब इंसान आयो सम्राट हर्षवर्धन की टाइम मन राजस्थान के पश्चिमी भाग में भ्रमण करियो और बोलियो तो गुर्जत्रा है। और इंसान सम्राट हर्षवर्धन किसमें मानता है, ऐसे विल्सन ऐसे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन किसमें मारता है। इसकी पुस्तक है सीयू की, सीयू की इसे नाम है सीयू की चिन्नी यात्री, तो चिन्नी यात्री विल्सन, चिन्नी यात्री विल्सन सम्राट हर्षवर्धन के इसमें भारत आया। पुस्तक का नाम है सीयू की। उपनाम यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, नीति का पंडित और युवांगसांग। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और युवांगसांग इनका उपनाम है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में भ्रमण करियो, राजस्थान के पश्चिमी भागों का, पश्चिमी भागों में भ्रमण करियो। और 8 गुर्जर जाति रही करती, तो ये बोलिए गुर्जत्रा प्रदेश, व्यंसन के बोलिए गुर्जत्रा, गुर्जत्रा व्यंसन के बोलिए ये तो गुर्जत्रा है। यानी कि व्यंसन ने राजस्थान के मरुस्थल को, यानी पश्चिमी भाग में मरुस्थल आ गए तो मरुस्थल ने कह गए गुर्जत्रा प्रदेश। कारण क्या, गुर्जर जाति ज्यादा, उसका यही कारण बोले गुर्जत्रा। तो दोबारा देखा, थारगु मरुस्थल सबसे युवा मरुस्थल, सबसे जुआन मरुस्थल थारगु मरुस्थल। जुआन है तो जनसंख्या ऑटोमेटिकली ज्यादा हुई, तो सबसे ज्यादा जनघनत्व है। ईश्वरी प्रसाद ने से रुक्स प्रदेश का व्यंसन चिन्नी यात्री है, ऐसे व्यंसन ऐसे हर्षवर्धन के समय भारत आया। सीयू की पुस्तक है। उपनाम यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और युवांगसांग। राजस्थान के पश्चिमी विभाग में भ्रमण करियो और बोले यो तो गुर्जत्रा प्रदेश है, वो तो गुर्जत्रा प्रदेश है। एक बात और देखा तो ये थारू मरुस्थल है, विश्व का शक्ति ग्रह बोला जाता है इसको। यानी कि थारवे मरुस्थल में विश्व को पावर हाउस बोली जाए, वर्ल्ड पावर हाउस, विश्व का पावर हाउस। कारण अपन कारण देखा तो है सौर ऊर्जा का सर्वाधिक बड़ा भंडार है,
यानी कि अठे सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा कामयाब है, सौर ऊर्जा सर्वाधिक, सौर ऊर्जा सर्वाधिक अठू उत्पन्न की जा सके है। एक कारण इन्हें विश्व को शक्ति ग्रह या वर्ल्ड पावर उसे बोल दीजिए। सौर ऊर्जा की दिखता है तो यानी कि पावर होगी, सौर ऊर्जा से बिजली बनेगी, और बिजली यानी कि शक्ति ग्रह, तो विश्व का शक्ति ग्रह थारगा मरुस्थल या वर्ल्ड पावर हाउस थारगा मरुस्थल। अब आप आगे देखा तो एक नाम आवे है मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल का मार्च। मार्च, व्हाट इज मार्च? मार्च क्या है? तो मार्च हुआ है आगे बढ़ना, यानी कि अपना पहलो महीनो कद लागे है जनवरी, जनवरी में को लागा अपना पहलो महीनो लागे चैत के अंदर। जनवरी फरवरी ये तो अंग्रेजा का पहला महीना है, अंग्रेजा में कैलेंडर का अपना तो चैत के अंदर लागे, चैत कद लागे, चैत लागे है मार्च के अंदर, चैत मार्च के अंदर लागे, तीसरे महीने के अंदर आवे चैत, होलिया बाद चैत आवे, तो चैत लागे मार्च के अंदर, यानी कि एक टाइम नए साल लागे, नए सालों मतलब नई शुरुआत करनी, आगे बढ़ना, यानी कि मार्च को मतलब की हो गया आगे बढ़ना। नए साल लागे आपको मार्च के अंदर, तो मार्च को मतलब हो गया आगे बढ़ना, मार्च का मतलब आगे बढ़ना। पहले महीनों कद लागा अपना चैत में, चैत कद लागा मार्च में, मार्च को मतलब आगे बढ़ना, यानी नए साल की शुरुआत करनी, पीछे की बात छोड़ो आगे बढ़ो। पहला महीना ये मतलब नए साल को भी आगे बढ़ो, यानी कि मार्च का मतलब आगे बढ़ना। मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल का मार्च मतलब हो गया मरुस्थल का आगे बढ़ना या मरुस्थलीकरण, मरुस्थल का आगे बढ़ना या मरुस्थलीकरण, एक ही बात होगी। मरुस्थल का मार्च या मरुस्थल का आगे बढ़ना या मरुस्थलीकरण एक ही बात होगी। तो मरुस्थल आगे क्या बढ़े, मरुस्थल आगे क्या बढ़े, हवा कारण बढ़ जाए, और वैसे भी हवा कारण अमून ज्यादा मरुस्थल आगे बढ़े। इसका कारण देखें तो हवा, मैन तो हवा ही हुआ है, हवा के सागर माटी उड़ गए, एक स्थान में दूसरे स्थान पर चली जाए और बैठे भी मरुस्थल हो जाए। तो ये वैसे तो राजस्थान में अगर देखा तो अरावली है यूं या रोक राखी है, जो मरुस्थल है सारो इन्हें रोक राखी है बढ़नू, लेकिन बैठा बैठा कई पहाड़ियां कोनी, तो बैठा बैठा धीरे 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 आगे फैल गई मरुस्थल। बाकी तो पहाड़ियां सब रोक रखे, लेकिन कठा कटाई कोनी, तो क्या है मरुस्थल आगे फैल गया, और ये नहीं बोला है मरुस्थल का आगे बढ़ना या मरुस्थलीकरण, यानी कि बोलते मरुस्थल को मार्च करना, यानी कि कठिन फौज अगर जा रही है आदमी की तो बोल जाता है फौज मार्च कर रही है, फौज मार्च कर रही है। तो एक कारण हवा होगी, हवा में जा सकते हैं मिट्टी ज्यादातर, क्या अपने रेगिस्तान में हवा फुल चल रहा है तो हवा कारण उसके लिए। अब देखा मरुस्थल को मार्च सबसे ज्यादा कठिन है, तो जैसलमेर, जैसलमेर में एक गांव है नाथना गांव, नाथना गांव, वो नाथना गांव है ये प्रसिद्ध है, और क्या खातिर प्रसिद्ध है ये, मरुस्थल के मार्च के लिए, मरुस्थल के मार्च के लिए। तो जैसलमेर को एक नाथना गांव है, ये प्रसिद्ध है मरुस्थल के मार्च के लिए, यानी कि जैसलमेर का नाथना गांव मरुस्थल के मार्च के लिए प्रसिद्ध है। एक गांव और है जैसलमेर में सम गांव, जो तो पूर्णतः मार्च हो आगे ठंडो ही हो गई, अप्रैल मई तो दिसंबर आ गया, यानी कि पूर्णतः वनस्पति रहित,
वनस्पति रहित गांव। अरे कोई भी वनस्पति को नहीं, साफ सूखा टीका पड़े है, तो वो कौन सा गांव है? सम गांव। जैसलमेर जो है और जो है मरुस्थल गांव, मार्च के लिए प्रसिद्ध नाचना गांव। इस सम गांव की एक विशेष बात बताऊं, न्यू ईयर पर, नए वर्ष पर, न्यू ईयर के ऊपर है बहुत तगड़ा पर्यटन स्थल बने, यानी कि सम गांव एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल कब? न्यू ईयर पर। बाद में तो अटकी को है न्यू ईयर के ऊपर छोटी छोटी झोंपड़ियां है, बुक हुआ है, वे भी ऑनलाइन बुक हुआ है। विदेशी आवा है मरुस्थल को लुफ्त उठाने खातर और है ऑनलाइन बुक हुआ है। कई बार आप टीवी वगैरह के अंदर देखा, बीच में आग जलाईडी हुआ है और चारों पास है बैठा हुआ है, आग दबता हुआ है, बातें करता हुआ विदेशी। तो वे काम खतरी हो समगांव प्रसिद्ध है जैसलमेर को। ऑनलाइन बुक हुआ है झोंपड़ी, छोटी छोटी झोंपड़ी। तो यो पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है और ये गांव पूरी आजीविका भी पर्यटन पर निर्भर करे, यानी कि यो एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। नए वर्ष पर है लागे। अब समझ में नहीं आए तो दोबारा समझाऊं थाने। मरुस्थल को मार्च, अब आपको बता है समझ में। एक आदमी है, इनका नाम है नाचना। यो एक आदमी है, इनका नाम है नाचना, इनके नाम है नाचना। वो क्या कर रहा है? दारू पिए। वो गांव आदमी है जो क्या कर रहा है? दारू पिए। वो क्या? फुल दारू पिए, यानी नाचना नाम वो आदमी है और ये फुल दारू पिए। ये वो खुद दारू पिए है, वो सागर के एक आपका भाई लान और तैयार करे, एक दो भाई लान तैयार करे, यानी क्या ना 5-4 बंदा मान लो और तैयार कर दिया, वन और तैयार करे। उनका दारू पीनी चाहिए, बढ़िया है, न्यू है, व्यू है, गुलाब फुला के तैयार करें। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। खुद तो पी पे अन और तैयार करे, यानी कि वहां फिलाना वो काम करने लगे। वो की है मार्च, वो क्या करने लगे? मार्च करने लगे। नाचना क्या करे? मार्च करे। ये जो देखो 2 नंबर है, वो देखो 2 नंबर बंदो है, वो तो इसो बिगड़ गयो। दिन में पहली उस टाइम मुंह भी दारू दो है, मुंह भी दारू दो है। वो कौन है? वो सम है। वो तो इसो बिगड़ गयो कि दिन के पहली उस टाइम मुंह भी दारू दो है, तो यो सम है। वो फैलाना वो काम करे, जो को फैलाना वो काम करे है, जो कौन है? नाचना। जो को विस्तार करने लग रही है वो कौन है? नाचना। धीरे धीरे विस्तार करे आपको। 1 2 2 3 3 4 4 5 आगा बढ़ाओगे और यो तो एकदम भाई साहब खत्म ही हो गया है, यानी वो कौन है? सम। अगर तो की देना उनको देना, सिर्फ मुंह दारू पिए मौज करे, तो यो सम है। और जो फैलाना वो काम करे वो कौन है? नाचना। यानी कि मरुस्थल मार्च के लिए प्रसिद्ध नाचना और पूर्णतः वनस्पति रहित की हो रही है सम गांव, पूर्णतः वनस्पति रहित है। अब आगे वो समझ में आ रहा है बढ़िया तरीका। आगे बात करा आप जो आप राजस्थान, वो क्या राजस्थान एवं सांस 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांश देशांतर बहुत कम होगा, आगे तक कम होगा। देशांतर की बात करें 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। जो राजस्थान वो अक्षांश देशांतरी विस्तार है। आपको पढ़ने लग गया था मरुस्थल, तो आप मरुस्थल वो अक्षांश देशांतर और देख लें, वो आ गई मरुस्थल। तो मरुस्थल को अक्षांश देशांतर देखा तो
मरुस्थल घाटों स्टार्ट हुआ और मरुस्थल को अक्षांशीय विस्तार कितना देखो 25 डिग्री 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश थारक मरुस्थल का अक्षांशीय विस्तार। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश चल जाएगा थारक मरुस्थल का अक्षांशीय विस्तार। अगर देशांतरीय की बात करें तो 8:30 से स्टार्ट होगी 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर तक मरुस्थल को अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। राजस्थान को टोटल अक्षांश देशांतरीय विस्तार देखा तो 23:03 से 30:12 उत्तरी अक्षांश, 69:30 से 78:17 पूर्वी देशांतर। अगर मरुस्थल की बात करें तो 8 स्टार्ट होगा यानी कि सिरोही स्टार्ट होगा, जलौर स्टार्ट होगा तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश मरुस्थल का अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर मरुस्थल को देशांतरीय विस्तार। अब अगर बात करें पाएंगे लंबाई चौड़ाई की, मरुस्थल की लंबाई और चौड़ाई की, तो ये लंबाई उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 300 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई 640 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम मरुस्थल की चौड़ाई 300 किलोमीटर। और हम मरुस्थल को मार्ग देख लियो, मरुस्थल को विस्तार देख लियो, तो धीरे धीरे आप मरुस्थल के अंदर ही भाग में देखना पाए। तो मरुस्थल बहुत बड़ा है, ये बड़ा थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। अब थार का मरुस्थल पढ़ने लगे यहाँ क्यों एक साथ पढ़ाना तो बहुत बड़ा है, कहीं आप दो भाग में बांट दिया। तो आप मरुस्थल ने दो भाग में बांट दियो, एक शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल और नंबर 2 अर्ध शुष्क मरुस्थल। मरुस्थल थारू मरुस्थल आप पहले राजस्थान में पटना खातर आप 4 भाग में बांट दियो, भौतिक भाग फिर आप एक भाग दियो थारू मरुस्थल, बिना आप हमारा काटे राजस्थान में। अब आप देखिए वो बन रहे तो आप 2 भाग में बांट दियो, कौन सा शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये आप अर्ध शुष्क मरुस्थल में बाहर काट दिया और इन्हें पढ़ाना, फिर आप एक बार आप पहले शुष्क मरुस्थल में पढ़ाना और शुष्क में एक बार ना कर छोड़ दियो। शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल यानी कि 25 सेमी वर्षा से कम वाला क्षेत्र, 25 सेमी वर्षा से कम वर्षा वाला क्षेत्र, जो शुष्क मरुस्थल के अंदर आओ 25 सेमी वर्षा से कम वाला क्षेत्र शुष्क मरुस्थल के अंदर आओ। इन्हें भी आप 2 भाग में बांट दिया। नंबर 1 वालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और नंबर 2 वालुका स्तूप युक्त प्रदेश। इतनी चीज आप पढ़ाना तो आपको शुष्क मरुस्थल कंप्लीट हो गया। तो आप पहले स्टार्ट देखा शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल 25 सेमी कम वर्षा, 25 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र शुष्क मरुस्थल। 4 जिला आएंगे राजस्थान में, 4 जिला कौन सा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर प्लस जोधपुर प्लस बीकानेर और बाड़मेर। जोधपुर में मरुस्थल को केंद्र या मरुस्थल का प्रवेश द्वार बोला जाता है। मरुस्थल का केंद्र या प्रवेश द्वार बोल लीजिए जोधपुर में, मरुस्थल को केंद्र या प्रवेश द्वार जोधपुर में। अगर आप शुष्क मरुस्थल के क्षेत्रफल की बात करें तो यह है 75,000 वर्ग किलोमीटर। यानी कि टोटल राजस्थान में अगर थारगो मरुस्थल 1,76,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर है
इन्हें अपन दो भाग में बांट दियो, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल कितना है 75,000 वर्ग किलोमीटर। 4 जिला अंदर है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। क्षेत्रफल 75,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैले हुए हैं। अब आप इन्हें दो भागों में और बांट दियो, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यानी कि मरुस्थल है जैसलमेर के अंदर, मरुस्थल है जोधपुर के अंदर, पर फिर भी है दुर्ग बनेड़ा है, वे पहाड़ी ऊपर बनेड़ा है। यानी कि जो जैसलमेर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग है जो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है, चिड़ियाटूक पहाड़ी ऊपर है। यानी कि मरुस्थल के अंदर भी एक पहाड़ी है, तो यो जो पहाड़ी को भाग है यो क्यों बालू का स्तूप है मुक्त प्रदेश। अरे बालू का स्तूप को नहीं, ये पहाड़ी क्षेत्र है, पथरीलो क्षेत्र है, तो ये हो गया बालू का स्तूप है मुक्त प्रदेश के अंदर। तो आप पहले ही पढ़ाना बालू का स्तूप है मुक्त प्रदेश में। एक बालू का स्तूप है मुक्त प्रदेश। पहले आप पढ़ाना बालू का स्तूप है मुक्त प्रदेश। यो शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल को 40% भाग है। यानी कि शुष्क मरुस्थल को 40% भाग की है पहाड़ी है या पथरीलो क्षेत्र है, वो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अटे बालू का स्तूप कोनी, यानी कि बालू का टिब्बा कोनी, अटे पहाड़ी एरिया है, पहाड़ है या पथरीलो एरिया है, वो कितना है 40%। और बात करा तो इनका नाम आवे हमादा या हमाद। हमादा यो है एक चट्टानी मरुस्थल जो पोखरण, बालेश्वर और फलोदी मध्य है। चट्टानी मरुस्थल जो पोखरण, बालेश्वर, पोखरण, बालेश्वर व फलोदी के अंदर जो चट्टानी मरुस्थल है, यानी मरुस्थल भी है और चट्टान भी है, केवल है अमादा। जो कटा है पोखरण, बालेश्वर और फलोदी के अंदर। पता नाम आज सेज, वो पहले भी बता दिया था सेज, ये तो था जिला विस्तार भी बताया था सेज। सोलर एनर्जी एरिड जोन, सोलर एनर्जी एरिड जोन, सोलर एनर्जी एरिड जोन। एक अंदर 3 जिला शामिल है, 3 जिला शामिल है। जेजेबी, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर सेज के अंदर शामिल है सोलर एनर्जी एरिड जोन। एक नाम आ रहा है मगरा। हमारा देख लियो, ये चट्टानी मरुस्थल है जो पोखरण, बालेश्वर और फलोदी के अंदर स्थित है। 2 नंबर पर आप देख लियो सेज, सोलर एनर्जी एरिड जोन। 3 जिला वाले अंदर जेजेबी, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। नंबर 3 पर देखा आप मगरा। तो ये मगरा ये बालेश्वर से पोखरण के मध्य अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र है। बालेश्वर, बालेश्वर से पोखरण के मध्य, पोखरण के मध्य अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र, अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र है, इन्हें क्या बोल लीजिए मगरा। यानी कि जैसलमेर के अंदर बालेश्वर लेके पोखरण के बीच कटी बटी छोटी मोटी टूटी फूटी पहाड़ियां है, आने बोल लीजिए मगरा। अवशिष्ट यानी कि पहाड़ियां टूट फूट गई, वहां अवशेष बच गया, तो इनके बोल लीजिए मगरा। कठा बालेश्वर टू पोखरण, बालेश्वर टू पोखरण। एक पहाड़ी आवे त्रिकुट, त्रिकुट पर्वत जैसलमेर के अंदर, या मगरा कोई भाग है उस जगह ऊपर 1155 के अंदर, 1155 के अंदर
राव जैसल भाटी ने जैसलमेर दुर्ग की स्थापना की। जैसलमेर नगर की स्थापना की, जैसलमेर दुर्ग की स्थापना की त्रिकुट पर्वत के ऊपर, त्रिकुट पर्वत के ऊपर 1155 ईस्वी के अंदर राव जैसल भाटी ने। यह एक मगरा की पहाड़ी है, इन ऊपर जैसलमेर दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग। तो जैसलमेर की स्थापना 1155 के अंदर राव जैसल भाटी द्वारा पर्वत त्रिकुट पर्वत के ऊपर जैसलमेर दुर्ग है। तो यह एक मगरा की ही पहाड़ी है, यानी कि एक अवशिष्ट पहाड़ी है, बहुत पुरानी पहाड़ी है, अवशिष्ट पहाड़ी है। जैसलमेर प्राचीन समय में बल्लभ नगर को एक भाग हो और आसपास में मांड जाति रही करती है। प्राचीन समय में जैसलमेर स्थापना 1155 में राव जैसल भाटी द्वारा, राव जैसल भाटी द्वारा त्रिकुट पर्वत पर। जो प्राचीन समय के अंदर जब जनपद हुआ करता, जब यो वल्लभ नगर को वल्लभ नगर होता, तो वल्लभ नगर में स्थित हो जैसलमेर, और आगे मांड जाति निवास करती, मांड। और वे जाति के निवास के कारण मांड प्रदेश भी लीजिए, मांड प्रदेश। तो थोड़ी सी आप जैसलमेर की बात देख ली। एक नाम आगे आ गया है लाठी सीरीज, भूस्थल में एक नाम आ रहा है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज, और लाठी सीरीज है पोखरण से मोहनगढ़, पोखरण से मोहनगढ़ यानी जैसलमेर, पोखरण टू मोहनगढ़ यानी कि जैसलमेर के अंदर एक भूगर्भीय जल पट्टी है, वह भी मीठा पानी की, यानी कि पोखरण जैसलमेर के, पोखरण मोहनगढ़ के बीच में एक भूगर्भीय जल पट्टी खोजी गई, जेकर अंदर मीठो पानी बहो, मीठो पानी बहो। तो वे खोजी की जगह है या की चीज, तो यह एक सीधी पट्टी है, लाठी की तरह है, यानी कि नाम रखिएगा लाठी सीरीज बोले। ये सरस्वती नदी को अवशेष है, सरस्वती नदी का अवशेष, लाठी सीरीज सरस्वती नदी को अवशेष है। अब है पानी पाइए मीठो, तो मीठा पानी के अंदर लाठी सीरीज के अंदर, यानी कि लाठी सीरीज के ऊपर बढ़िया बढ़िया घास हो गए। वे कौन सी? करडी, करडी, तड़गम, सेवन और बढ़िया बढ़िया घास हुआ है। वे कौन कौन सी? दामन, करडगी, दामन, दामन और घास को नाम है दामन, करडी, तड़गम और सेवन। इसे एक बार क्वेश्चन आ गए, दामन, करडी, तड़गम, सेवन क्या है? तो ये घास को नाम है, और ये होगा कट है लाठी सीरीज के अंदर, यानी लाठी सीरीज के अंदर मीठो पानी है, स्तर भूमि के ऊपर एक घास हो रहा है, एक काम हुआ घास है, वो है सेवन घास। तो सेवन घास है गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली है, सेवन घास गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली, गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली, यानी कि गोडावन पक्षी का टावलिया टुकड़िया अटी हुआ है सेवन घास के अंदर। और इन काटने सेवन, जैसे आप बादली ने काटे कड़बी बोला है, बादली ने काटे बाद कड़बी बोला कि सेवन घास ने अगर काट दे तो इन्हें लिलोण बोले। सेवन घास के कटे हुए को, सेवन घास को काटने के बाद कटे हुए घास को लिलोण बोला जाता है। जो बाजरी काटे बाद आप कड़बी बोला, जो सेवन घास की अगर उत्तर काट दिया तो मैंने लिलोण बोल दीजिए। और एक नाम है लिल्लण, लिल्लण तेजा जी की घोड़ी का नाम है, तेजा जी की घोड़ी।
नीलन नाम है तेजाजी की घोड़ी को, और नीलोन बोले हैं सेवण घास के कटेड़ रूप में। सेवण घास गुडान पक्षी की प्रजनन स्थली, इन गुडान पक्षी का नाम डूब दिया हुआ है।